राघव और राधिका की कुछ दिनों पहले शादी हुई थी। राधिका को घर सजाना बहुत अच्छा लगता था। राघव, मुझे घर सजाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। हाँ ठीक है, कल मेरे ऑफिस से आने के बाद हम दोनों साथ में चलेंगे। हाँ, तुम जल्दी आ जाना, मैं तैयार रहूंगी। अगले दिन राघव और राधिका बाजार जाते हैं। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, वो सब चीज ले लो। राघव, वो देखो ना, कितनी सुंदर गुड़िया है, वही ले लेते हैं। नीली आंखें, सुनहरे बाल और उसका ड्रेस भी कितना अच्छा है ना। गुड़िया, इसका क्या करोगी तुम? अरे राघव, कहा ना, ये घर सजाने के काम आएगी। राधिका खिलौने वाले से पूछती है, भैया, ये गुड़िया कितने की है? ये 300 रुपए की है। 300 रुपए तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कीजिए ना। खिलौने वाला सोचता है कि ये गुड़िया तो मनहूस है, जिसे भी बेचता हूँ 2 दिन में वापस दे देता है। एक काम करता हूँ, इस गुड़िया को कम भाव में बेच देता हूँ, कम से कम पीछा तो छूटे। ठीक है बहन जी, 200 रुपया में ले लीजिए। हाँ, 200 रुपए में ठीक है। फिर राधिका 200 रुपये में वो गुड़िया खरीद लेती है और घर जाकर उसे टेबल पर रख देती है। रात को दोनों सो जाते हैं और गुड़िया अपनी नीली आंखें घुमाकर हंसने लगती है। राधिका हंसने की आवाज को सुनकर जग जाती है और राघव को उठाती है। उठो राघव, किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही है। चलो ना, चलकर देखते हैं। क्या हुआ राधिका? घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, तो फिर कौन हंस रहा होगा? तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा, तुम सो जाओ। फिर राधिका सो जाती है और गुड़िया उल्टा चलने लगती है, खुद से बात करने लगती है। अरे वाह, कितना बड़ा घर है ये। इसके पहले जो भी मुझे लेके गया था, उसके घर बहुत ही छोटे थे। ये घर तो बहुत अच्छा है, मैं अभी पूरा घर देख लेती हूँ। और गुड़िया उल्टे पैर चलते हुए पूरा घर देख लेती है और उसके बाद सोफे पे आकर बैठ जाती है। अगले दिन राधिका बेडरूम से बाहर जाती है और देखती है कि गुड़िया टेबल पर नहीं, सोफे पर बैठी है। वो राघव से कहती है, अरे राघव, ये गुड़िया तो कल मैंने टेबल पर रखी थी, अभी सोफे पे कैसे आ गई? ऐसे कैसे वो सोफे पर बैठ सकती है? तुम ही सोफे पर रखकर भूल गई होगी। चलो मेरा टिफिन तैयार करो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। फिर राधिका किचन में जाकर टिफिन बनाती है और थोड़ी देर बाद राघव निकल जाता है। राधिका गुड़िया की तरफ देखती है, उसे लगता है कि जैसे वो गुड़िया राधिका को घूर रही है। राधिका नहाने चली जाती है और गुड़िया फिर से उल्टा चलते हुए आंगन में घूमने लगती है। थोड़ी देर बाद राधिका बाहर आती है और देखती है कि गुड़िया घर में नहीं है। वो देखती है कि जमीन पर गुड़िया के पैरों के निशान होते हैं और वो भी उल्टे। राधिका डर जाती है और राघव को फोन करती है। हेलो राघव, मैंने तुमसे कहा था ना कि कल रात मुझे किसी के हंसने की आवाज आ रही थी और वो गुड़िया अपनी जगह से हिली थी। राघव। हाँ राधिका, उसका क्या? अब मुझे बहुत काम है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। राघव फोन रख देता है। राधिका उन पैरों के निशान जिस तरफ जा रहे होते हैं उसी तरफ धीरे धीरे जाती है और देखती है वो गुड़िया घर के पीछे वाले बाग में खेल रही होती है। गुड़िया को जिंदा देखकर राधिका डर जाती है और उसे समझ आ जाता है कि वो भूतिया गुड़िया है। इसे अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। राधिका गुड़िया के पास जाने लगती है। राधिका को आते देख गुड़िया चुपचाप बैठ जाती है। फिर राधिका बाग में एक गड्ढा बनाती है और उस भूतिया गुड़िया को उस गड्ढे में दफन कर देती है। एक थी जूता चोर चुड़ैल। वो हर जगह जूतों की खोज में घूमा करती थी और जहाँ कहीं भी उसे अच्छे जूते दिखते थे, वो तुरंत गायब हो जाती और जूते चुरा लेती। लोग बड़े परेशान हो गए थे। जूतों की रखवाली में उनकी नींदें हराम हो गई थी। वहाँ एक महीम नाम का लड़का रहता था। उसने देखा कि मंदिर के पास रखे जूते ही ज्यादातर चुराई जाती थी। उसने अपने मन में एक योजना बनाई। उसने एक गुलेल लिया और साथ में कुछ पत्थर, फिर जा बैठा मंदिर में जहाँ लोग जूते रखकर अंदर जाते थे। देखता हूँ कौन आज जूतों की चोरी करता है। आज तो मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। कुछ देर बाद महीम ने देखा कि एक कीमती जूतों की जोड़ी अपने आप जमीन से ऊपर उठकर हवा में उड़कर जाने लगी थी। अरे ये क्या, जूते अपने आप उड़कर जा रहे हैं। उसे थोड़ी घबराहट सी हुई। फिर उसने हिम्मत जुटाई
जो भी हो, आज तो मेरी गुलेल से ये बच के नहीं जा सकता। उसने गुलेल में पत्थर लगाया और जूते के पास निशाना साधते हुए गुलेल चला दी। पत्थर सीधे जाकर उस चुड़ैल को लगी, जो दिख नहीं रही थी। जूता जमीन पर आ गिरा और हवा में एक चीख गूंजी और फिर बूंद बूंद खून गिरने लगे और धीरे धीरे खून का गिरना तेजी से बढ़ रहा था। महीम ने उस खून के बूंदों का पीछा करना शुरू किया। खून की बूंदें तेजी से भागती हुई एक चट्टान के पीछे जा रुकी। महीम भी गुलेल पकड़े चट्टान के पीछे सावधानी से जा पहुंचा। चट्टान के पीछे जो उसने देखा, उसने वैसा कभी सोचा तक नहीं था। चट्टान के पीछे एक औरत जिसके दांत निकले हुए थे, माथे पर सिंग उभरा हुआ था और वो दर्द से कहरा रही थी और उसके हाथों से बूंद बूंद खून टपक रहा था। हाँ, तो तुम ही हो जूता चोर। लगाओ क्या एक और पत्थर गुलेल में भर के, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। बताओ, कैसे तुम हवा में गायब होकर जूतों की चोरी करती हो? अरे मुझे मत मारो, गुलेल की चोट से जो खून निकली है, इसी कारण तो तुम मुझे देख पा रहे हो, वरना मैं तो किसी को दिखती भी नहीं। खून बहने के कारण मेरी शक्तियां चली गई हैं और मैं एक चुड़ैल हूँ। तो तुम चुड़ैल हो। अभी बुलाता हूँ सारे गांव वालों को, और जब सबसे मार पड़ेगी तो सारी चुड़ैल वाली हरकत बाहर निकल जाएगी। देख रही हो ना, मेरे हाथों में गुलेल है। गुलेल की एक पत्थर से जब तुम्हारी ये हालत हो सकती है, तो अगर दूसरी पत्थर मारूं तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। बताओ, क्यों करती हो जूतों की चोरी? मेरी चोरी के लत के कारण चुड़ैलों की मुखिया ने मुझे चुड़ैलों के गांव से बाहर निकाल दिया है और दंड स्वरूप मेरी शक्तियां भी बहुत हद तक छिन गई हैं। अब मैं क्या करूं? मैं भेड़ बकरियां भी तो नहीं उठा पाती, इसलिए जूते चुराना शुरू कर दिया। इन्हें चुराकर मैं दूसरे गांव के चुड़ैलों को बेच देती हूँ। चुड़ैलों को तुम्हारी ये खूबसूरत जूते बहुत पसंद है, फिर इसके बदले मुझे खाने के लिए मांस मछली मिल जाते हैं। देखो चुड़ैल, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे भी दया आ रही है, लेकिन चोरी करना बुरी बात है। अब से जूतों की चोरी मत करना और जाकर अपने गांव की मुखिया और दूसरे चुड़ैलों को दिल से माफी मांग लो और उनसे कहो कि तुम अब उनकी चीजें नहीं चुराओगे। सच्चे दिल से माफी मांगोगी तो वो भी तुम्हें माफ कर देंगे। चुड़ैल ने महीम का शुक्रिया अदा किया और फिर वहां से चली गई और फिर कभी भी महीम के गांव से जूतों की चोरी। रोहतकपुर नाम के गांव में सनी और राजेश नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों अक्सर बाइक राइडिंग में बाहर बाहर जाते थे। एक दिन सनी ने राजेश को फोन किया। हेलो राजेश। हाँ भाई सनी, बोल। बोल रहा था, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं यार। कई दिन हो गए हम कहीं नहीं गए हैं, क्या बोलता है? ठीक है भाई, चलते हैं, पर इस बार कहीं दूर जाएंगे यार। इसके बाद सनी और राजेश अपने घर से 100 किलोमीटर दूर लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। लेकिन वहां से लौटते लौटते काफी रात हो जाती है और अचानक उनकी बाइक खराब हो जाती है। अरे भाई, ये बाइक को क्या हो गया? पता नहीं भाई, ये बाइक को भी अभी ही खराब होना था। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। पर भाई, हमारे पास पानी की बोतल कहाँ है? अरे पानी की बोतल नहीं है तो क्या हुआ? वो देख, पास में ही एक तालाब है, मैं अभी पी कर आता हूँ। अरे भाई, इतनी रात को मत जा, पता नहीं वहां क्या होगा, तू मत जा यार। पर राजेश सनी की बात नहीं मानता और उस तालाब में पानी पीने के लिए चला जाता है। राजेश को गए हुए करीब आधे घंटे हो जाते हैं, पर राजेश नहीं आता। तब सनी सोचता है, अरे यार, ये भी कहाँ रह गया? लगता है मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। इसके बाद सनी राजेश को खोजने उस तालाब की ओर जाता है और वह गायब हो जाता है। अगले दिन राजेश और सनी के घर वाले उन्हें ढूंढने लगते हैं, पर उनकी खबर कहीं नहीं लगती। पता नहीं भाई साहब, ये दो लड़के कहाँ गए? हम एक काम करते हैं, उनकी मोबाइल लास्ट कहाँ ऑन थी पता कर सकते हैं। इसके बाद राजेश और सनी के पापा अपने अपने बेटों के मोबाइल को ट्रेस करवाते हैं। पर ये क्या? ये कैसे हो सकता है भाई साहब?
लोकेशन नॉट फाउंड दिखा रहा है। तभी अचानक राजेश के पापा को 1 महीने पहले की न्यूज़पेपर दिखती है। जमनौर गांव में 4 लड़के गायब तालाब में। भाई साहब, कहीं हमारे बेटे भी तो यही तालाब में नहीं गायब हो गए? तब तो हमें पुलिस को ये बात बतानी चाहिए भाई साहब। इसके बाद वो लोग पुलिस को लेकर उस गांव के तालाब में जाते हैं, पर वहां कोई नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही शाम होती है, तब राजेश के पापा उस तालाब में पानी पीने जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पानी पीने जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कोई उनकी पाँव अंदर खींच रहा हो। लेकिन उनके गले में एक ताबीज होती है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं होता। तभी उस तालाब से एक भूत निकलता है और छटपटाते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भाई साहब, वो आपके गले के ताबीज की वजह से शक्तिहीन हो गया है। आप अपनी ताबीज निकालकर उसके आंखों में मारो। छोड़ दो, छोड़ दो, मैं ही सबको कैद किया हूँ, तुम दोनों के बेटे को भी। क्यों कैद किए हो, बताओ? मेरा नाम विकास है, मैं यहीं पास के गांव में रहता था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था, तभी मेरे एक दोस्त ने पीछे से मुझे इस तालाब में ढकेल दिया और मुझे तैरना नहीं आता था, जिसके चलते मेरी मौत हो गई। पर तुम्हारा दोस्त ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ? क्योंकि मैं जिस लड़की से प्यार करता था, वह भी उसी लड़की से प्यार करता था। देखो, तुम्हारे दोस्त ने जो किया है वह गलत है, लेकिन तुम ऐसा मत करो, वरना तुम्हारे में और तुम्हारे दोस्त में क्या फर्क रह जाएगा। आप ठीक कहते हो चाचा, अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा, शायद इससे मुझे मुक्ति मिल जाए। इसके बाद वह भूत सभी को वापस छोड़ देता है और सनी और राजेश वापस आ जाते हैं।